मुझे पाकिस्तान से अगवा करके दुबई लाया गया और मैं बड़ी मुश्किल से जिस्म फरोशी के अड्डे से भाग गई। और फिर एक अरबी ने मुझे अपने घर सफाई करने के लिए रख लिया और कहा जल्द ही पाकिस्तान भेज देगा। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरा जिस्म दर्द कर रहा होता, जैसे कि मेरे साथ ज्यादती हुई हो। एक रात मैंने घर से कुछ नहीं खाया और सो गई। जैसे ही रात को मेरा दरवाज़ा खुला, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे साथ तो औरत का जिस हुस्न अगर बेपर्दा हो तो वह उसके लिए फितना बन जाता है, और जब चादर या चार दीवारी में होता है वह महफूज रहती है। लेकिन जब वहाँ उस चादर और चार दीवारी को बोझ समझने लगती है तो बेआबरू होने की उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की एक सियाही हकीकत है, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम किंजा था और मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। गोरी रंगत, सुनहरे बाल और नीली आंखों में मुझे बाकी लड़कियों से अलहदा कर दिया था। कम उम्र में ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरे अब्बा भी जल्द ही मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था और इस बात पर पूरा यकीन था एक दिन कोई शहजादा आकर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। मैं किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करके सारी ज़िंदगी गरीबी में नहीं गुजारना चाहती थी। मेरे अब्बा ने एक और दीनदार इंसान थे। वह मुझे उठते बैठते सादगी और पर्दे की ताकीद किया करते थे। अब्बा ने तो खुद सारी ज़िंदगी रूखी सूखी खाकर गुजारी थी और अब वह मुझसे भी यही चाहते थे कि मैं भी अपनी ख्वाहिशें अपना गला घोट कर ज़िंदगी सादगी से गुजारूं। अब्बा एक सरकारी नौकर थे और अगर चाहते तो ऊपर की कमाई से हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते थे, लेकिन अब्बा ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब्बा मुझे हमेशा ईमानदारी और पर्दे के बारे में बताया करते और अब्बा की इसी बात से मुझे चिढ़ थी। मैं चाहती थी कि लोग मेरी खूबसूरती को देखें और उसे सराहें। मैं जानबूझकर ऐसे लिबास पहनती कि मेरी जीनत नुमाया होती, लेकिन अब बात तो मुझे पर्दा करके नाम पर दुनिया से ही छुपा लेने थे। लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये चांद जैसी खूबसूरती मेरी ही ज़िंदगी की दुश्मन बन जाएगी। अपनी गलतियों का एहसास मुझे आज हो रहा था जब रात होते ही मुझे ज़बरदस्ती तैयार किए जाने लगा और मैं भेड़ बकरी की तरह उनके इशारों पर चलने को मजबूर थी। वह मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके मेरे मालिक बन गए थे, जो मेरी खूबसूरती से लाखों रुपया कमा रहे थे और मैं खिलौना बनी हुई थी। मेरे अब्बा के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे और माजी के लम्हे किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगे। अब्बा बहुत ही धीमे लहजे में कह रहे थे कि बेटी पर्दा किया करो, पर्दा ही औरत का गहना है। अब्बा के लहजे में हमेशा मेरे लिए नरमी और शफाअत होती थी। क्या अब्बा आपकी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं? बहुत ही तल्ख लहजे में मैंने अब्बा को जवाब दिया। मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे अब्बा मुझे कितना सही सबक पढ़ाने की कोशिश करते थे। माजी किसी धुएं की तरह मेरी आंखों के सामने से छट चुका था। अब्बा ना ही अब्बा थे और ना ही उनकी वह नसीहतें जिनसे कभी मुझे चिढ़ थी। बस मैं और मेरी खूबसूरती ये वजूद बाकी रह गया था, जिस पर इस कदर दाग थे कि मैं गिन भी नहीं सकती थी। चलो और कितनी देर शीशे के आगे खड़ी रहोगी? तुम जैसी अप्सरा से कोई निगाहें चुरा सकता है? कहाँ कमरे में तुम्हारा मुंतजिर है? अब उसे मस्जिद इंतज़ार ना करवाओ, जल्दी आओ। एक अरबी औरत मिठास भरे लहजे में मुझसे कहती हुई उस कमरे के दरवाजे तक छोड़ गई जहाँ मेरा खरीदार मेरा इंतज़ार में बैठा था। मरे मरे कदमों से मैं कमरे में दाखिल हुई तो एक 40-50 साल का हब्सी मर्द मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जिसे देखकर मेरी रूह फना हो गई। अब मेरी ज़िंदगी में यही काम था। हर पल जीती थी और हर पल मरती थी, लेकिन मुझे रिहाई नसीब नहीं होती थी। आखिरी सारी रात जिल्लत में गुजारने के बाद सुबह हुई तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ था कि अब मेरी जान छूटने वाली है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाली रात फिर ऐसे ही गुजारनी है। हब्सी मर जा चुका था। मेरे जिस्म में
इतनी ताकत नहीं बाकी थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। गुजरी हुई ज़िंदगी का एक एक पल मुझे ठहर ठहर कर याद आ रहा था। अब्बा से बदजुबानी करके मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। गर्मियों की सुबह थी और सड़क पर ज़्यादा रश नहीं था। मामूली के मुताबिक मेरा दुपट्टा मेरे गले का हार बना हुआ था और मेरे स्टाइलिश से कटे हुए बाल कंधों पर झूल रहे थे। यूनिफॉर्म का सफ़ेद तंग कमीज़ मेरी खूबसूरती को नुमाया कर रही थी। मैं पूरी शान से सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। सड़क पर से गुजर रहे मर्द सब मुझे ही देख रहे थे और मैं अपने आप में खुश हो रही थी। लेकिन वही पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन पल था, जब एक सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ मेरे करीब आकर रुकी और मुझे उसके अंदर खींच लिया गया। ये सब कुछ इतना अचानक था कि मैं समझ ही नहीं पाई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था और जब होश आया तो मैं खुद को एक ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं बल्कि हैवान बसते हैं उस जगह पाया जहाँ जवान लड़कियों को ख़रीद फरोख्त का एक मरकज़ ऐसे हैवानों से भरा हुआ था जिनमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी लाख शोर मचाने पर भी उन पर कुछ असर नहीं हुआ। मेरी आहें और चीखें पुकार सब बेकार चले गए थे। मैं तो उनके लिए एक कीमती खजाना थी और वे मुझे भला कैसे छोड़ सकते थे। मेरी खूबसूरती को देखकर उन लोगों ने मुझे पाकिस्तान में बेचने के बजाय दुबई में बेचना बेहतर समझा ताकि लाखों धर्म कमाए जा सके। वह लोग इस कदर पहुंच रखते थे कि उनके लिए मुझे पाकिस्तान से दुबई पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं था और मुझे बेहोश और बीमार साबित करके दुबई पहुंचा दिया गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान से दुबई पहुंच चुकी थी और ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि इन लोगों के चुगल से निकलना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ आकर मुझे जिस्म फरोशी के अड्डे का जीनत बना दिया गया। हर रात दरहमों में मेरी बोली लगती और वह खूबसूरती जिस पर कभी मुझे बहुत नाज था अब उसी से मुझे नफ़रत होने लगी थी। मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो मुझे सब कुछ सियाह नज़र आता। दुबई आकर मुझे 2 महीना होने वाले थे और इन 2 महीनों में मैं अपना आप पूरी तरह से गंवा चुकी थी। सारा दिन मैं एक छोटे से कमरे में पड़ी रहती और रात होते ही मुझे ऐसे तैयार करवा दिया जा जैसे मैं कोई दुल्हन हूँ। हर रात मेरी ज़िंदगी बहुत ही दर्द से गुजरती थी। एक सुबह जब मैं लूटी फूटी वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी तो अचानक से ही मेरे कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी कि आज पुलिस की रेड पड़ने का ख़तरा है, इसलिए लड़कियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। सबको नाश्ते में नींद की दवा मिला कर दे दो ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं जो बड़ी मुश्किल से अपना वजूद घसीट रही थी, ये बात सुनकर मेरे अंदर अचानक से जैसे एक बिजली सी लगी थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को भेड़ियों के इस चुगल से ज़रूर आज़ाद कराऊंगी। कमरे में जाते ही मैंने खुद ऐसी चीज़ें इकट्ठी की कि जिनके ज़रिए से मुझे भागने में आसानी होती। मेरे कमरे में नाश्ता आया तो नाश्ता करने के बजाय उसे खामोशी से ज़ाया कर दिया और सोने का नाटक करते हुए आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में कुछ आदमी कमरे में आए और मुझे उठाकर एक गाड़ी में डाल दिया। बीच रास्ते में मौका देखकर मैं चलती गाड़ी से ही कूद गई। उन लोगों की नज़र में तमाम लड़कियां बेहोश थीं, इसलिए कोई भी हमारी निगरानी नहीं कर रहा था। ड्राइवर के साथ एक आदमी आगे बैठा हुआ था जिन्हें मेरे कूदने के बारे में कुछ भी पता ना चला। चलती गाड़ी से कूदने की वजह से मैं बुरी तरह से गिरी थी और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मेरा सर फट चुका था और बहुत तेज़ी से खून बह रहा था। मैं चकरा कर सड़क पर ही गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से कमरे के बेड पर मौजूद थी। मैं घबरा कर उठ कर बैठ गई। मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा था और जब याद आने लगा तो एहसास हुआ कि मैं तो आखिरी वक्त रोड पर थी। अब मैं कहाँ आ गई। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था। मैंने अपने सर पर हाथ रखा तो मुझे पट्टी का एहसास हुआ। मेरे सर पर पूरी तरह पट्टी बंधी हुई थी। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरे कमर पर शदीद चोटें आई थी क्योंकि मैं बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी से सीधी रोड पर कूदी थी। मैं कराहते हुए सीधा बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में एक अरबी आदमी दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया और उसके हाथ में जूस का एक गिलास था। मुझे होश में आता देखकर वह मुस्कुराया और मेरे करीबी कुर्सी डाल कर बैठ गया। मुझे अजीब सा खौफ का एहसास होने लगा। जाने वह कौन था और मुझे कहाँ से ले आया था। उसने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया और उर्दू में कहने लगा, आप परेशान ना हो, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। एक अरबी के मुंह में
इतनी साफ उर्दू सुनकर मैं हैरान हो गई थी। बात यह कह रहा था कि इस रोड पर मैं उस बेहोशी की हालत में मिली थी और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इसलिए वह मुझे उठाकर एक हॉस्पिटल ले गया और मुझे पट्टी करवा कर अपने ही घर ले आया। उससे मेरा अता पता मालूम नहीं था, इसलिए मैं मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं उस आदमी को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं पाकिस्तान से जहाँ नौकरी के लिए आई थी, लेकिन किसी ने मेरा सामान लूट कर मुझे सड़क पर जख्मी करके फेंक दिया था। ना ही मेरे पास सामान है और ना ही वापस जाने के लिए पासपोर्ट। मैंने रोते हुए उसे बताया कि मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वह बहुत ही रहमदिल इंसान था। मेरे आंसू देखकर मौन हो गया और कहने लगा, मैं आपको खुद पाकिस्तान भिजवा दूंगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा क्योंकि आप पासपोर्ट और दस्तावेज के बगैर रह रही हैं और यहाँ कानून बहुत सख्त है। जब तक आपका मामला हल नहीं हो जाता, आप मेरे ही घर पर रहकर सफाई का काम कर सकती हैं। मैं इस अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ और मैं बहुत अरसे से किसी ऐसी औरत को तलाश कर रहा हूँ जो मेरे घर की सफाई करे और खाना पकाना देख ले। उस अरबी की बातें सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। अब मैं जब तक दुबई में रहूँगी, अब उस अरबी के घर में इज्जत से रहूँगी। मेरे लिए कोई साफ़ सफाई बड़ी बात नहीं थी। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि मैं जिस्म फरोशी के जैसे गलीज काम से निजात पा चुकी हूँ। मैंने खुशी खुशी अरबी के घर में रहना मंजूर कर लिया और दिल लगाकर उसके घर की सफाई करने लग गई। वह सुबह ही होते ही किसी काम से निकल जाता और मैं अपने कामों में लग जाती। अरबी के घर रहते हुए मुझे एक हफ्ता होने वाला था, लेकिन उस एक हफ्ते में मुझे कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं हुई थी। वह अरबी मुझे बहुत ही इज्जत देता था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। जब मैं अरबी के घर आई थी, रात जल्दी मुझे नींद आ जाया करती थी और जब सुबह मेरी आँख खुलती तो मेरा शरीर दर्द कर रहा होता, जैसे किसी ने मुझे अजियत का निशाना बनाया हो। शुरू में तो मुझे ये लगा कि गुजरे दिनों की तकलीफ़ अभी तक मेरा वजूद को तड़पा रही है, लेकिन एक हफ़्ता गुजरने के बाद हर सुबह मुझे इस तकलीफ़ का एहसास होता है। ऐसे लगता जैसे सारी रात मुझे किसी ने इस्तेमाल किया हो। मेरे जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द का एहसास होता। मैं बहुत मुश्किल से बिस्तर छोड़ती और साफ़ सफाई की कामों में मशरूफ़ हो जाती। अरबी ने मुझे हर तरह की खाने पीने की आज़ादी दी हुई थी। घर में रखी हुई हर चीज़ मैं इस्तेमाल कर सकती थी। उसको किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं था। सफाई के साथ साथ मैंने बावर्ची खाने को भी जिम्मेदारी उठा ली थी, क्योंकि यहाँ मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, करने के लिए कुछ भी नहीं था। अरबी ने मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए सख्ती से मना किया था, क्योंकि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं थे और मैं अगर पकड़ी जाती तो शायद मुझे सज़ा हो जाती। अरबी ने मुझे ये बताया था कि यहाँ का कानून बहुत सख्त है और मुजरिम को किसी भी सूरत का माफ़ी नहीं मिलती। 15 दिन होने वाले थे और अभी तक मैं सोच में मसरूफ़ थी कि रात वाकई मेरे साथ कुछ बुरा होता या फिर मैं जहनी तौर पर बीमार हो चुकी हूँ। एक दिन मैंने कुछ भी ना खाया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी अजीब हो रही थी। मैं हर वक्त सोचों में गुम रहने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा सर दुखने लगा था। मैं अपने सारे कामकाज निपटा कर जल्दी ही अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं थकन से सो गई। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली थी, लेकिन मैंने आँखें पूरी खोलने के बजाय खुद को सोता हुआ जाहिर किया। मैं हैरान थी कि किरात इस वक्त मेरे कमरे में क्यों जाता है और इस वक्त मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब अरबी मेरे कमरे में आया और मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। ये सोचकर मैं काँप उठी कि क्या अरबी सारी रात मुझे अजियत का निशाना बनाता है। वह जो मुझे इतने दिनों से महसूस हो रहा था वह मेरा वहम नहीं था, बल्कि शायद एक तल्ख हकीकत थी। उस अरबी ने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला और मेरे बाजू में लगा दिया। मैं उससे ज़्यादा सोने का नाटक ना कर सकी और इंजेक्शन की सुई चुभते ही उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर वह अरबी चौंक गया। शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायद मैं गहरी नींद में नहीं हूँ। मैं सदमे की हालत में उसे देखकर कहने लगी, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? उस अरबी ने मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई चाहकर भी तुमसे नजरें नहीं हटा सकता। उस अरबी की आंखों में जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा था उसे देखकर मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई थी। अरबी कहने लगा कि जिस दिन तुम मुझे जख्मों की हालत में सड़क पर पड़ी मिली थी, मैं उसी दिन जान गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। वहाँ मेरा एक दोस्त डॉक्टर मौजूद था जिसने मुझे बताया कि तुमको लगातार ज्यादती का निशाना बनाया गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान से जहाँ तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को लाकर तुमसे यहाँ क्या कारोबार करवाया जाता है, और मुझे यकीन था कि ऐसा ही तुम
फिर किसी गैंग का शिकार होकर यहाँ तक आ गई हो। मैं तुम्हारी पट्टी करवा कर तुम्हें घर ले आया, लेकिन तुम्हें होश में आने के बाद तुमने मुझसे एक अलग ही कहानी सुनाई जो कि पूरी तरह झूठी थी। इसलिए मैंने तुम्हें ही तुम्हारे झूठ में फंसाया और कागजात बनवाने के नाम पर तुम्हें फंसाया और कागजात बनवाने के नाम पर तुम्हें अपने घर पर रख लिया। तुम्हारी खूबसूरती मेरे लिए बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि मैं यहाँ एक नाइट क्लब चलाता हूँ और जहाँ तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि तुम जैसी हसीन लड़की बार बार स्टेज पर रश्क करेगी तो मेरे बारे में लोगों का हुजूम लग जाएगा, मगर मैं ये भी जानता था कि तुमसे ज़बरदस्ती ये काम नहीं करवाया जा सकता। तुम्हें बेहुदा लिबास पहना कर स्टेज पर ले जाने से पहले मुझे तुमको अपने काबू में करना था, इसलिए मैंने तुम्हें हर रात नशे की इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। पहले मैं रात के खाने में नींद की दवा मिलाता और जब तुम गहरी नींद सो जाती तो मैं तुम्हें ड्रग्स की इंजेक्शन लगाता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर को नशे का इस कदर आदी बना दिया है। यही वजह है कि सारा दिन तुम्हारे शरीर नशे की वजह से टूटता हुआ रहता है। जब कभी मेरे अंदर की हवस जागती तो मैं तुम्हें इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मेरा असल मकसद तुम्हें अपने डांस बार की जीनत बनाना है। अब तक तुम इस कदर ड्रग्स की आदी हो चुकी हो कि मैं तुम्हें अगर एक रात इंजेक्शन ना लगाऊं तो तुम पूरे दिन में बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहोगी। वह अपने आप में बातें मुस्कुरा रहा था और जैसे मेरी जान लबों पर आ गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मैं आसमान से गिरकर खजूर के दरख्त पर अटक गई थी। रोज़ सुबह जो दर्द मुझे अपने जिस्म में महसूस होता था वह नशे की इंजेक्शन की वजह से था, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म में फैल रहा था। मैं तो वापस अपने घर जाने के ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं एक नए जाल में फंस चुकी हूँ और जिससे निकलना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन ही था। नशे का इंजेक्शन अपना असर दिखाने लगा था और मैं पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। मैं ज़िंदगी से एक और ज़ख्म खा चुकी थी और शायद ये ज़ख्म मुझे अपने बाप का दिल दुखाने की वजह से मिली थी। सुबह जब मुझे होश आया तो नशा ख़त्म होने लगा था और मेरा सारा जिस्म पूरी तरह दुख रहा था। जिसे मैं जागती समझ रही थी वह मेरी हालत दरअसल नशे की असर ख़त्म होने की वजह से हो रही थी। अरबी घर में मौजूद नहीं था। मैंने सारा अपार्टमेंट चेक किया तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। एक बार का दरवाज़ा जिसे वह अरबी बाहर से लॉक करके गया हुआ था। मैंने कोई काम नहीं किया हुआ था और आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तक मेरे साथ जो ज्यादती हुई थी वो बंद दरवाज़ों के पीछे हुई थी, लेकिन अब तो यह अरबी मुझे अपने बार का डांस फ्लोर पर रक्श करवाना चाहता था। मैं खुदा के हुजूर में दुआ करने लगी थी, अपनी गलती कोताहियों की रो रो कर सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही थी। मैं अपने हुस्न को खैरात चाहती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ये ख्वाहिशें मेरे लिए ऐसा होएगी। मेरी आहों ने शायद इतना असर दिखाया और शाम के वक्त अचानक अपार्टमेंट पर दुबई पुलिस आ गई थी। मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे थे। एक पुलिस अफसर ने मुझसे बताया कि उसे पता चला कि यहाँ एक लड़की गैरकानूनी तौर पर रह रही है और वह इसलिए मेरी तलाश करते हुए यहाँ पर आए हैं। मेरी बहरहाल अपनी पूरी दास्तान उस पुलिस वाले को सुना दी। वे लोग मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए थे। मेरे खून के सैंपल लिए गए और ये बात साबित हो गई कि मुझे वर्क्स की इंजेक्शन लगाए गए हैं और मेरे साथ ज्यादती भी हो जाती रही है। नशा ना मिलने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और पुलिस वालों ने मेरे इलाज का बंदोबस्त करा दिया था। पुलिस मुझसे उस गैंग के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात लेना चाहती थी जो मुझे अगवा करके यहाँ तक लाए थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अगर उस गैंग का एक भी शख्स पकड़ा गया तो वे मुझे वापस पाकिस्तान भेज देंगे। 1 महीने तक मेरा इलाज जारी रहा और 1 महीने के दौरान दुबई पुलिस जगह जगह छापे मारकर उस औरत को गिरफ्तार कर लिया जो मुझे ग्राहकों के कमरे तक पहुंचाया करती थी। बाकी जानकारी मुझे वही औरत देने वाली थी, इसलिए दुबई पुलिस मुझे डिपार्टमेंट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया था। एयरपोर्ट पर बाहर निकलकर अपनी ज़मीन पर कदम रखकर अपनी खुशी का एहसास हुआ। बहुत अरसे बाद मैं यह खुशी महसूस करने के काबिल हुई थी। टैक्सी में बैठकर मैं अपने घर पहुंच गई थी और घर का दरवाज़ा बजाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं 8 महीने घर से गायब रहने के बाद आज घर लौटी थी और नहीं जानती थी कि मेरे घर वाले मुझे देखकर क्या कहेंगे। मेरे अब्बा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर खुशी से उनके आंसू बहने लगे थे और बिना कुछ कहे अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया। मैं अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी।
इन 8 महीनों में अब्बा की मुझे एक बात बहुत याद आई थी। मैंने अपने घर वालों को सिर्फ इतना ही बताया कि मैं अगवा हो गई थी और फिर पुलिस ने मुझे छुड़ा कर वापस भेज दिया। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बर्बादी की दास्तान अपने बूढ़े माँ बाप को सुनाती। किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई थी और मैं अपने घर वापस लौट आई थी। और मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी गिरोह का शिकार होकर सारी ज़िंदगी जिस्म फरोशी के जैसे काम को अंजाम देती रहती हैं। मैंने जान लिया कि औरत छुपाने का नाम है अपना हुस्न और खूबसूरती को दिखाकर मैंने अपने लिए खुद मुसीबत खरीदी थी। अब्बा ने बहुत पहले मुझे एक हदीस सुनाई थी जिसका मतलब मुझे अब समझ में आया था। हया ईमान से है और ईमानदार जन्नत में दाखिल होगा। बेहया बद अखलाकी है और बद अखलाकी का मकसद दोजक है। मैंने बेहयाई का रास्ता चुना था और मेरे लिए दुनिया ही दोजक की तरह दहकते हुए आग बन गई थी, जहाँ हर रोज़ मेरी खाल उतारी जाती थी और मेरे जिस्म को जलाया जाता था। अपने बड़ों की बात मानें और उनको सम्मान करें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।